नमस्कार आदरणीय अंकुर जी, जयचंद्रन जी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सब सहयोगियों और इस सेमिनार में पधार कर सुनने वाले जितने भी नाट्य प्रेमी हैं और नाट्य और ड्रामा विद्या से एक लगाव रखने वाले लोग हैं। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज कुछ शब्द कहने का मुझे अवसर मिल रहा है कि ऐसे विषय पर जिसके बारे में मैं बहुत सोचता रहता हूं और जिसके बारे में हमारे बहुत से रंगकर्मी जैसे हमारे अंकुर जी हुए और अन्य जिनको मैं जानता हूं, वो बड़े उत्कंठित रहते हैं कि कब हमारी पारंपरिक विद्याएं और हमारी इतनी बड़ी जो विरासत है नाट्य की, वो कब शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे ढंग से आ पाएगी कि उसका एक कारगर प्रभाव हमारे समाज पर होगा। केवल एक कला के रूप में ही नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि के रूप में, एक रस प्रियता के रूप में और अपने जीवन को कुछ समृद्ध और अच्छा बनाने के रूप में जिम्मेदार नागरिक और सौंदर्य परक एक बोध जिससे पैदा हो, ऐसी व्यवस्था कब होगी। तो मैं जानता हूं कि आप जो सुनने वाले हैं उनके मन में भी ये भाव है और हम सब मिलकर इस पर आज कुछ विचार कर रहे हैं। मैं आप सबको सुनने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं। तो मैं आधे घंटे में अपना मंतव्य रखता हूं, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जब प्रश्नोत्तरी होगी तब कुछ कहने का मौका मिलेगा, तब मैं कहूँगा। नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति जो अब आ रही है, जिसके विषय में बहुत चर्चा हुई है और जिसके विषय में अब ये एक बात कही जा रही है कि ये हर प्रकार से हमारी पारंपरिक विद्याओं को, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को और जो भारत में जितने अलग अलग प्रदेशों में जो विद्याएं बनी हैं उन सबको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में भी जोड़ेगी और कहीं ना कहीं उनको एक महत्व देगी। तो ऐसी एक धारणा है। मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट भी पढ़ा है जिससे कुछ ऐसा बोध होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको कैसे एक, जिसको उर्दू में कहते हैं अमली जामा पहनाना, यानी इसको एक प्रैक्टिकल स्टेप देना किस तरह से होगा और किस तरह से ये एक शिक्षा का यथार्थ बन पाएगी। और उसमें फिर प्रश्न ये उठता है कि उसमें पारंपरिक नाट्य विद्या या शास्त्रीय नाट्य विद्या का क्या स्थान होगा, क्या सहयोग होगा, क्या उपयोग होगा। अब देखिए, मैं शास्त्रीय नाट्य विद्या या संस्कृत नाट्य शब्द का प्रयोग करने में थोड़ा झिझकता हूं, चूंकि मैं क्लासिकल और फोक इसके भेद को भी इतना सच नहीं मानता। भारत में ये क्लासिकल और फोक जो है, ये हमेशा से एक दूसरे के साथ मिले जुले रहे हैं और नाट्यशास्त्र में तो इस किस्म की कोई कैटेगरी भी नहीं है, कोई वर्गीकरण भी नहीं है। या तो उत्तम नाट्य होता है, मध्यम नाट्य होता है या अधम नाट्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राम्य नाट्य अलग है। तो नाट्य की एक बहुत बृहद परिकल्पना ही नहीं बल्कि एक व्यवहारिक परंपरा थी जिसमें देश के अलग अलग स्थानों में, अलग अलग अंचलों में, शहरों में, हर जगह जो नाट्य होता था उसकी अलग अलग विधाओं का उपयोग होता था और एक दूसरे विधा से चीजें निरंतर प्रयोगता लेते रहते थे। तो निरंतर उसको लेते रहने की जो प्रवृत्ति है, उससे हमारी नाट्य की परंपरा बनी है। अब जैसे आप सब जानते हैं कि अगर आज हम प्राचीन नाट्य के बारे में सोचते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्लासिकल थिएटर क्या था और उसमें आंगिक वाचिक सात्विक अभिनय क्या था,
तो वो हमें कहाँ मिलता है? वो तथाकथित लोक विद्याओं में ही मिलता है। वो कुडियाट्टम में मिलेगा आपको, वो आपको कुछ भवाई में मिलेगा, वो आपको यक्षगान में मिलेगा, जिनको अधिकांश लोगों ने फोक थिएटर कह दिया। तो वास्तव में वो परंपरा अक्षुण्ण रूप से रही है और वो भारत के गांव-गांव के अंदर एक व्यवहारिक रूप में रही थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसका शिक्षा में प्रयोग कैसे हो? अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसका प्रयोग केवल कुछ विशिष्ट विद्यालयों में अगर होगा तभी इसकी तरक्की होगी, या अगर इसका प्रयोग यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन के स्तर पर होगा तभी इसकी तरक्की होगी। लेकिन ये बात भी सच नहीं है। वास्तव में इसका परिचय, इसके साथ एक अंतरंग संबंध, इसकी जानकारी और इसके बारे में एक, जिसको क्या कहें, शौक कहें या चस्का कहें या एक ललक कहें, जब तक हमारे छोटे बच्चों में उत्पन्न नहीं होगी और छोटे से थोड़े बड़े बच्चों में और फिर हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में नहीं होगी, तब तक हम इस प्राचीन विद्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, औद्योगिकरण से पहले, ये जो नाट्य था ये हर जगह व्याप्त था और तरह तरह की विधाओं में व्याप्त था और सब लोग इसको देखने जाया करते थे और ये हमारे जीवन का एक अंग था। तो चूंकि एक हमारे जीवन का अंग था, तो इसलिए बचपन से हम उसके अभ्यस्त थे, हम उससे परिचित थे। अगर कोई मुझसे ये पूछे प्रश्न कि तुमने राम का, मैं अपने जीवन से कह रहा हूं कि तुमने अपने राम का स्वरूप सबसे पहले जीवन में कहां देखा और सबसे अधिक मोहित करने वाला स्वरूप तुमने राम का कब देखा, तो मैं कहूंगा कि जब मैं 9-10 वर्ष का था और जब रामलीला की सवारी लौटती थी दिल्ली में, रामलीला करके सुबह 4 बजे, तो जो भगवान का रथ निकल रहा था, तो वहाँ जो मैंने भगवान का स्वरूप देखा और थोड़ा सा उसमें अभिनय भी था वहाँ उनके द्वारा जो लीला करते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो आज भी मेरे मन में, ये समझिए आज 65 साल बाद, यानी इस आयु में मेरे मन में वो गढ़ा हुआ है। तो वो एक छोटी सी उम्र में जब हमें संस्कार मिलता है, परिचय मिलता है और उसके प्रति जब हमारे मन में एक विशेष प्रकार की जागरूकता, जिज्ञासा और प्रेम, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, तब हम उस विद्या का प्रयोग और उस विद्या को करने वालों की क्या का स्थान है, कैसे हमें उनकी गणना करनी चाहिए, कितनी उनकी इज्जत करनी चाहिए, ये सब हमारे मन में तब उत्पन्न होता है। तो मैं ये कहूँगा कि नई शिक्षा नीति में ये बहुत आवश्यक है कि 4ठी-5वीं क्लास से ही नाट्य कराया जाए, नाटक कराए जाएं। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में तो थिएटर इन एजुकेशन के बारे में कोई व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो 50 करीब 30-35 साल से ये काम हो रहा है और बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। लेकिन शिक्षा नीति के समय ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल थिएटर जब हम बच्चों को करवाएंगे, खिलवाएंगे, जब वो उनके कोर्स का एक हिस्सा होगा, जब आज की तरह से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होगी। आज पेंटिंग है या नाटक है या ये सारी चीज़ें स्कूल के करिकुलम में एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, यानी उसके नंबर आपको नहीं मिलते, इसीलिए उसका महत्व नहीं होता। तो जब ये ना होगा, नाटक, नाट्य बिल्कुल आपके कोर्स का हिस्सा होगा, यानी नाटक खिलवाया जाएगा और हर साल 3, 4, 5 साल तक खिलवाया जाएगा हर कक्षा में।
तब मैं समझता हूं कि ये संस्कार उत्पन्न होगा। अब कैसा नाटक करवाना है, तो कैसा तो वो करवाना है कि जहां आपका स्कूल है, भारत के जिस क्षेत्र में है, भारत के किस प्रांत में है, किस अंचल में है, तो वहां की भूमिका, उसके स्थान का जो नाटक है वही और उनकी विधाएं हैं, उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए। और उन्हीं सारी विधाओं में हमारे जो देश भर की पौराणिक कथाएं हैं, रामलीला है, कृष्ण लीला है और बहुत सारी कथाएं हैं तरह तरह की, उन सबका समावेश उसमें हो सकता है। वो एक सहज और सहज साधन है बच्चों को एक परिचय ही नहीं, उनको नाटक को आत्मसात कराने का। और आप जानते हैं कि नाट्य विद्या तो ऐसी विद्या है कि उसमें संगीत भी है, उसमें नृत्य भी है, डांस भी है, उसमें पेंटिंग भी आ जाती है, सजावट भी आ जाती है, पुष्प भी आ जाता है, स्कल्पचर भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक नाट्य प्रयोग में जब मिलकर काम होता है तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से एक ऐसा मानस बनता है कि हम दूसरों के साथ मिलकर कैसे चलें और दूसरों को कैसे समझें, ये एक गुण बहुत जल्दी छोटी उम्र में पैदा हो जाता है। और ये एक ऐसा गुण है जिसको समाज में बहुत प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जो समाज को बहुत उत्कृष्ट कर सकता है। तो ये तो बात रही, देखिए, स्कूल की, कि स्कूल में आप इसको ये स्थान दीजिए। फिर मेरा तो यहाँ तक कहना है कि अभी हमने अपने स्कूलों में जो आजीविका के लिए व्यवसाय हैं उनके ऊपर बहुत कम जोर दिया है। और मेरी दृष्टि में तो स्कूल एजुकेशन के अंदर 8 या 7 साल के लिए एक कोई व्यवसाय सिखाया जाना चाहिए। और भारत में ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हो सकते हैं और उसमें एक व्यवसाय, उसके अंदर एक व्यवसाय कहिए या आजीविका का साधन कहिए, वो नाट्य भी हो सकता है। यानी थिएटर ट्रेनिंग कुछ बच्चों के लिए स्कूल में एक रेगुलर चीज हो सकती है 12वीं क्लास तक, जिससे कि आगे चलकर वो उससे संबंधित तरह तरह की आजीविकाएं, तरह तरह के कैरियर जो हैं उनके अंदर हिस्सा ले सकें। ये थिएटर एक ऐसी विद्या है जो आपको कई कैरियर्स में ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप रंगमंच पर ही करेंगे या फिल्म में ही जाएंगे, अभिनेता ही बनेंगे। ये एक ऐसी विद्या है जहां से आप आगे चलकर टेलीविजन में काम करना, रेडियो में काम करना, इवेंट मैनेजर बनना, इतने बहुत सारे काम आप कर सकते हैं एक बहुत ही हाई प्रोफेशन के साथ। तो नाट्य की विद्या जो है वो इस प्रकार से आ सकती है। अब इसमें शास्त्रीय नाट्य, ये कहना कि इसमें शास्त्रीय नाट्य विशेष रूप से डाला जाए, तो मैं उसकी कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझता कि जब आप हमारी पारंपरिक विधाओं से परिचय प्राप्त करेंगे तो वो शास्त्र तो आप स्वयं ही छोटी उम्र में सीख लेंगे। 6ठी या 7वीं क्लास के बच्चे को आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भरत मुनि ने 4 प्रकार के अभिनय बताए हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। उसको किसी एक पारंपरिक विधा का परिचय, स्टाइल का, जॉनर का परिचय देकर उसको कराने की जरूरत है। जिस प्रदेश का वो है वहां अगर वो करेगा, मान लीजिए वो बंगाल का है और बंगाल के अंदर एक वहां की विधा को करता है, एक सत्रीय नृत्य को करता है, अगर वो आसाम का है, तो उससे, उस विद्या से जो अभ्यास होगा वो शास्त्रीय अभ्यास ही होगा। जब छात्र या छात्रा बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, जब वो ये सोचेंगे कि इसकी शास्त्र परंपरा क्या है, तब हम नाट्य शास्त्र की गहराइयों में उतर सकते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर आवश्यक ये है कि एक परिचय
प्रैक्टिकल रूप में दिया जाए, और उस समय जो भी कराया जाएगा उसके कराने से, उस विद्या को आत्मसात करने से उस शास्त्र के सिद्धांत भी मन में आ जाते हैं, चेतना में आ जाते हैं, और आगे चलकर अध्ययन फलीभूत हो सकता है। और अगर ऐसा संस्कार बचपन में नहीं पड़ता तो फिर जो शास्त्र बड़ी उम्र में पढ़ा जाता है वो शास्त्र रूखा सूखा रहता है और उसको समझने में ही बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए जिन लोगों ने भी कुछ पारंपरिक विद्याएं बचपन में की हैं या छोटी उम्र में की हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साहित्य हो, वो शास्त्र को आगे चलकर समझ सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि स्कूल के लेवल पर, यानी 12वीं क्लास तक, हमको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में नाट्य कराना है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जब इस शिक्षा नीति को एक व्यवहारिक रूप में, एक करिकुलम के रूप में भारत में लाया जाएगा तो उसके लिए नाट्य के लिए जगह होगी और वो कराया जाएगा। ये रही बात, समझिए कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा की और पारंपरिक विद्या की। अब जब हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज के अंदर तो किसी न किसी प्रकार से, जिसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं या विशेष प्रकार की शिक्षा कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ तो आप सबको एक ही शिक्षा नहीं देते जैसे कि स्कूल में देते हैं, तो वहाँ तो फिर लोगों को विकल्प दिए जाते हैं कि आपके आगे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो उस स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, मैं समझता हूँ कि नाट्य के विषय में, या जिसको हम आज परफॉर्मिंग आर्ट्स कह रहे हैं, अब ये प्रायोगिक की विद्या जो हमारी पुरानी थी, जो प्रयोग से संबंधित, नाट्य प्रयोग से संबंधित विद्या थी, जिनको आज हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक क्लासिफिकेशन पश्चिम का लेकर किया है, तो परफॉर्मिंग आर्ट के ऑप्शनल कोर्सेज भी बीए लिबरल आर्ट के कोर्स में होने चाहिए। और हर विश्वविद्यालय को थिएटर का भी एक ऑप्शन देना चाहिए कि आप 3 वर्ष तक या 1 वर्ष तक एक कोर्स कर सकते हैं जो कि थिएटर के विषय में हो, जिसमें आपको कम से कम भारत के नाट्य की थ्योरी तो पढ़ाई जाए। ये मैं जानता हूं कि हर विश्वविद्यालय जो है वो प्रैक्टिकल कुछ नहीं करा सकता, या हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय का कोई प्रैक्टिकल नाट्य नहीं करा सकता, क्योंकि वो संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए कोर्स अवश्य पढ़ाए जा सकते हैं, और कहीं कहीं वो 1 साल का कोर्स हो सकता है, और कहीं कहीं वो बीए में 3 साल का कोर्स भी हो सकता है। कहीं कहीं उसमें 2 या 3 पेपर या 4 पेपर हो सकते हैं, कहीं उसमें 10 या 12 पेपर भी हो सकते हैं। जहाँ तक मैं इस शिक्षा नीति को समझ पाया हूँ, ये एक ऐसी नीति बनी है जिसमें कई प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे छात्रों को, और वो अपना चुनाव कर सकेंगे कि मुझे इतना पढ़ना है, इस एरिया में अधिक पढ़ना है, इस एरिया में कम पढ़ना है। तो अगर हर विश्वविद्यालय ये कम से कम बीए तक नाट्य विद्या, नाट्य शास्त्र, भारतीय नाट्य परंपरा, भारत में किस प्रकार के नाट्य प्रयोग रहे हैं, कहाँ कहाँ रहे हैं, देश के किस कोने में रहे हैं, उस सब के बारे में अगर कुछ कोर्सेज बनाकर पढ़ाए तो वो बहुत ही काम के होंगे, बहुमूल्य होंगे। और ये कोर्स उनके लिए भी बहुत बहुमूल्य होंगे जो आगे जाकर विशेष रूप से नाट्य विद्या में उतरना चाहते हैं, जो मान लीजिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं, या अन्य जो भी हमारे देश में नाट्य के विद्यालय हैं, नाट्य के ड्रामा स्कूल्स हैं, उनमें पढ़ना चाहते हैं, या अभिनेता बनना चाहते हैं, या अभिनेता के साथ साथ अन्य कलाओं में भी जाना चाहते हैं, भरतनाट्यम इत्यादि, तो उनके लिए एक ऐसे कोर्स बन जाएंगे
कि जिसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ें उनको पता हों। आज सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में जितने भी लोग हैं, चाहे वो भरतनाट्यम सीख रही हों, चाहे वो ओडिसी सीख रही हों, कथक सीख रही हों, चाहे वो गाना सीख रहे हों, चाहे कर्नाटक सीखते हों, चाहे वो उत्तर भारत का सीखते हों, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तो इन सबको सीखने वालों को यदि अगर बहुत अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं और वो गुरु उनको एक व्यावहारिक या प्रैक्टिकल शिक्षा भी दे देते हैं, संगीत की, थिएटर की, इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं थ्योरी या शास्त्र, उसका एक बहुत बड़ा अभाव रहता है। क्योंकि अधिकांश चीज़ें जो इनके मन में, छात्रों और छात्राओं के मन में आती हैं, वो गुरु परंपरा से सुनी सुनाई चीज़ें होती हैं, और उन सुनी सुनाई चीज़ों में बहुत सी बातें तथ्यात्मक नहीं होती, काल्पनिक अधिक होती हैं। जैसे एक क्या अनेक उदाहरण है कि अमीर खुसरो ने सितार बनाया। अब इस तरह की चीज़ें हर संगीतकार कहता रहता है। और ऐसे ही नाट्य के बारे में, ऐसे ही नृत्य के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। तो अगर विश्वविद्यालयों में थिएटर से संबंधित और थिएटर के साथ साथ नृत्य और अन्य कलाओं के संबंधित, जिसको हम ये कहें प्रोफेशनल कोर्स होगा, जो आपको उसकी थ्योरी का एक सही माने में एक एकेडमिक डिस्कोर्स देगा, तो आपको अच्छी जानकारी होगी और वहाँ आप अपने शास्त्र को समझेंगे। वहाँ नाट्यशास्त्र को तो समझेंगे ही, क्योंकि नाट्यशास्त्र तो इन सारी विद्याओं का उद्गम है, उसी से अन्य कलाएं निकली हैं, उसी से अन्य शास्त्र निकले हैं। नाट्यशास्त्र अगर आप जानेंगे तो आप आगे चलकर जो नाट्यशास्त्र की परंपरा में जितने शास्त्र लिखे गए, नाट्य के लिखे गए और संगीत के लिखे गए आधुनिक समय तक, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमको मिलेगा। हम उसको देख पाएंगे जो हमें सामान्यता आज नहीं मिलता। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो इसको बनाने में जोर देगी और इसको सुलभ कराएगी। और सबसे महत्व की बात यह है कि कला के विषय में, और विशेष कर क्योंकि आज हमारा विषय नाट्य है, नाट्य के विषय में, थिएटर के विषय में जो कोर्सेज हों वो केवल आर्ट के लोगों को, लिबरल आर्ट के लोगों को ही, ह्यूमैनिटीज के लोगों को ही सुलभ ना हो। वो विज्ञान जो कर रहे हैं, जो फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, उनको भी वो ऑप्शन ओपन हो, वो सुलभ हो कि मैं एक कोर्स तो कर सकता हूं, मैं एक साल का एक कोर्स जिसमें 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं थिएटर के बारे में, वो चाहूं तो पढ़ सकता हूं। क्योंकि जो इस तरह के ऑप्शनल कोर्सेज हैं उसके अंदर इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो जिसको भी थोड़ी बहुत रुचि होगी, चाहे वो MBBS डॉक्टर बन रहा हो, इंजीनियर बन रहा हो, या कोई और विज्ञान या हार्ड साइंस या प्योर साइंस का विषय कर रहा हो, उसको इस कला की जानकारी भी हो जाएगी। क्योंकि थिएटर या नाट्य एक ऐसी विद्या है जो अन्य सारी कलाओं की जानकारी करा देता है। ये एक विशेषता है थिएटर की, नाट्य की और नाट्य शास्त्र की। तो अगर वो कोर्स अधिकांश लोगों को सुलभ होगा तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उस कोर्स को लेंगे और वो सारे भारत के अंदर अलग अलग विश्वविद्यालय उस तरह के कोर्सेज बनाएं, एक ही कोर्स को ना पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि UGC ने कोर्स बना दिया और सब ने लागू कर दिया। मैं उस तरह के केंद्रीकरण को भी अच्छा नहीं समझता, घातक समझता हूँ। मैं ये कहूँगा कि अलग अलग विश्वविद्यालय भारत के अपने अपने अंचल और अपने अपने वहाँ के आंचलिक इतिहास और परंपरा को देखते हुए, उस पे ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए तरह तरह के कोर्सेज को बनाएं। वो बन सकते हैं, उनको पढ़ाएं और
उसमें विद्यार्थियों की, छात्र छात्राओं की रुचि भी अधिक होगी, वो उनके लिए सहज भी होगा और उसके द्वारा वो तरक्की भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत आवश्यक है, इसको गहराई से लेना चाहिए। और अगर इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस परिवर्तन से वास्तव में ये शिक्षा नीति एक प्रकार से नई शिक्षा नीति बनेगी, इसमें कुछ नया उत्पन्न होगा। हमको ये समझना चाहिए कि नाट्य एक ऐसी विद्या है कि जो सारे भारत को जोड़ता है, क्योंकि इसका पूरा इतिहास है। नाट्य शास्त्र या क्लासिकल थिएटर या क्लासिकल थिएटर थ्योरी में आप देखेंगे तो उसमें किसी एक प्रदेश की बात नहीं की गई है। नाट्य शास्त्र में के काल में तो थिएटर में एक भाषा नहीं होती थी। आज हम आप कुछ विशेष कारणों से, समय नहीं है उसकी चर्चा का, विशेष कारणों से प्राचीन नाटक को संस्कृत नाटक कह देते हैं और हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान आज भी बड़े फक्र से, बड़े गौरव से संस्कृत नाटक का जिक्र करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में संस्कृत का बहुत ही छोटा सा अंश नाटकों में होता था, संस्कृत भाषा का। अन्य प्राकृत भाषाएं, अन्य समय समय की भाषाएं होती थी। और हमारा जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का ट्रेडिशन रहा है, हमारी जितनी भी ये प्रदर्शनात्मक कलाएं कहें या प्रयोगात्मक कलाएं कहें, ये जितनी भी रही हैं अनादिकाल से वो बहुभाषीय रही हैं। तो उस क्या कहते हैं सिद्धांत को, उस स्पिरिट को समझते हुए क्लासिकल थिएटर, प्राचीन नाट्य के विषय में पढ़ाया जाना चाहिए। और वो उदारता हमारे मन में आज भी होनी चाहिए भाषा और दूसरे भारत के दूसरे क्षेत्रों की भाषा के प्रति। तो नाट्य को हमें समझना चाहिए कि एक ऐसी विधा है कि जो एक कोने से दूसरे कोने में निरंतर आती जाती रही है। अगर जयदेव ने कहीं एक गीत लिखा, संस्कृत में चाहे लिखा, लेकिन संस्कृत में उसका गायन भी हुआ, तो उसके अनुवाद भारत की सारी भाषाओं में हुए, सारी भाषाओं में उसके नृत्य बने, उसकी पदावलियों के को लेकर पुनर्रचनाएं भारत की सारी भाषाओं में हुई। तो इस तरह से नाट्य बहुभाषीय हुआ और पूरी परंपरा उसमें जुड़ जाती है। पूरी परंपरा, हमारे जितने भी कहानी रही हैं, किस्से रहे हैं, अलग अलग समय में रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के धर्मों के रहे हैं, उन सब के लिए एक जगह, एक व्यावहारिक रूप में, सर्व भारतीय रूप में, पैन इंडियन रूप में बन जाती है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जा सकता है। इसमें अगर स्कूल के अंदर विशेषतः एक प्रयोगात्मक दृष्टि हो और कॉलेज में ऐसी दृष्टि हो कि हम उसकी थ्योरी या शास्त्र पढ़ाएंगे। अब जब स्कूल और कॉलेज में इस तरह की शिक्षा लेकर लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या लखनऊ में जो विद्यालय है या और भारत में अलग है, इनको बहुत अच्छे छात्र मिलेंगे। और शायद आप उस लेवल से शुरू कर पाएंगे अपनी शिक्षा देना जिस लेवल से आज आप नहीं कर पाते। आज आपको बहुत सारी क्या कहते हैं शुरुआत की चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अगर मैं भी अक्सर आता रहा हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये CID क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बतानी पड़ती हैं जो कि बहुत ही शुरुआत की हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। जो पढ़कर आए हैं किसी कॉलेज से, कुछ एक दो कोर्सेज कर कर आए हैं, फॉर्मल कोर्सेज करके आए हैं, तो उससे बहुत एक सहायता मिलेगी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे विद्यालयों को विशेष रूप की शिक्षा देने की। और बहुत कुछ ऐसा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, समय इतना नहीं बीतेगा छोटी छोटी बातों को बताने में।
तो ये मेरी परिकल्पना है, मैंने आपके सामने रखी और इसके ऊपर अपने विचार आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं रखेंगे तो हम लोगों का विचार विनिमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।